नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने वाली जबलपुर की महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल को उनके कॉलेज की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिस कॉलेज में राजकुमारी बंसल पढ़ाती हैं, उनके डीन का कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की छुट्टी ली थी, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। डीन के मुताबिक सरकारी संस्थान का हिस्सा होकर हाथरस जैसे सामाजिक आंदोलन से जुड़ना सही नहीं है, इसलिए महिला डॉक्टर को नोटिस दिया गया। वहीं राजकुमारी बंसल ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही पता था कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। है कि वो वहाँ गई थी, लिखित मिलता है तो डेफिनेटली उसको शो का नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। सर, क्या कदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है, लिखित में आता है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तैयार हैं आप और क्या अगला कदम रहेगा? बिल्कुल तैयार हूँ मैं, और जो वो जिसके लिए वो साबित करें और मैं भी साबित करने के लिए रेडी हूँ। क्या भड़काने का आरोप है? किस तरह से भड़काने का? कि आपने परिवार को भड़काया? किस तरह से भड़काना तो कोई भी बोल सकता है। मैं बोल रही हूँ आप मुझे भड़का रहे हो, किस तरह से भड़काने का? मानवीयता के नाते वहां जाने की बात उन्होंने कबूली है और ये बात भी कही है कि उन्होंने अपना 1 माह का वेतन पीड़िता के परिवार को दिया है। इस बीच जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन है, उनके द्वारा शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है राजकुमारी बंसल को, चूंकि शासकीय सेवक होते हुए इस प्रकार के आयोजनों में शामिल नहीं हो सकती हैं। बहरहाल इस बीच ये भी अंदेशा है कि यूपी एसआईटी की टीम जबलपुर पहुंच सकती है। वही नकली भाभी और नक्सली महिला के मामले में जबलपुर पुलिस का कहना है कि उनसे अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। अभी यूपी पुलिस के द्वारा आधिकारिक तौर पर जबलपुर पुलिस से कोई भी संपर्क इस मामले में नहीं किया गया। कोई भी आगे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी तो उचित आगे व्यवस्था की जाएगी। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी तक यूपी पुलिस ने इस बाबत जबलपुर पुलिस का ये कहना है कि उनसे बात नहीं की, उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन इस बीच बता दें, वो महिला, एक और महिला दरअसल पहुंचती है और वहां जाकर साइबर सेल में अपनी शिकायत भी दर्ज कराती है और उसको सब पूछा जाता है कि क्या आप ही नकली भाभी हैं? तो कहती मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फोन से छेड़छाड़ हो रही है। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। मनोज, फिलहाल अभी तक जो जानकारी कि यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया एमपी पुलिस से। इंतजार इसी बात का है, क्योंकि सारी उलझन इसी बात पर टिकी हुई है, क्योंकि डॉक्टर राजकुमारी बंसल जो कि प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वो तो अपनी तरफ से इस बात को मान रही हैं कि मैं हाथरस गई थी, मैंने हाथरस जाकर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ उस घर में पहुँची, मानवीयता के नाते अपनी संवेदनाएँ दिखाई। लेकिन जिस नकली भाभी की बात हो रही है, वो नकली भाभी के बारे में उनका कहना है कि मैं तो वहाँ एक बेटी की तरह पहुँची थी, ना ही मैंने मीडिया में, ना ही पुलिस को कहीं भी अपने आप को बतौर भाभी पेश नहीं किया। ये डॉक्टर राजकुमारी बंसल का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो नकली भाभी हैं, नकली भाभी का नक्सली कनेक्शन है, तो वो कहती कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा कोई नक्सली कनेक्शन है तो इसकी पुलिस जांच कर सकती है, अपने सबूत पेश कर सकती है। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ। मगर अभी तक जो पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस, जबलपुर की पुलिस, वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी एसआईटी उनसे संपर्क करे और जिस नक्सली कनेक्शन वाली नकली भाभी की बात हो रही है उस बारे में अगर उनको लगता है कि वो कौन है, वो जबलपुर की है, तो इस बारे में उनसे एक बार ऑफिशियली जब उनसे आधिकारिक तौर इसी बीच उनको नोटिस जारी हुआ, जहां वो जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उसकी डीन ने जो बातें कही हैं उस पर क्या सफाई आई है? वो अपनी तरफ से कह रही है कि मैं नोटिस का जवाब जो उनको जब मिलेगा, हालांकि अभी तक उनका कहना है कि उनको नोटिस नहीं मिला है, लेकिन डीन जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने कैजुअल लीव ली थी, सीएल ली थी और सीएल लीव लेकर वो इस तरह से बाहर गई, इस बात की इत्तला उन्होंने नहीं दी थी। और एक सरकारी सेवक होने के नाते, चूँकि वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वो इस तरह के सामाजिक आंदोलन में भाग नहीं ले सकती। यहाँ राजकुमारी बंसल का कहना है कि मैं सामाजिक आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, मैं सिर्फ संवेदना दिखाने के लिए अपनी समाज के उस
परिवार में हाथरस में संवेदना दिखाने गई थी। तो डॉक्टर जो डीन है उनका कहना है कि हम इस बात का नोटिस दे रहे हैं कि उन्होंने सही छुट्टी नहीं ली, और दूसरा इस तरह के सामाजिक आंदोलन में एक शासकीय सेवक होने के नाते वो भाग नहीं ले सकती। तो अभी नोटिस का भी इंतजार डॉक्टर राजकुमारी बंसल को है। वो कह रहे हैं कि नोटिस मिलेगा तो इस बात का वो जवाब देंगी। ठीक है, अजीत भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, लखनऊ से वो हमारे साथ हैं, वहीं दिल्ली से दीपक बिष्ट हैं और मनोज हमारे साथ मौजूद ही थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी संपर्क नहीं किया गया है। यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस से कोई बात नहीं की। अजीत, क्यों? आखिरकार अभी प्राथमिकता तो यही है कि जल्द से जल्द इस महिला तक पहुंचे, और ऐसे में ये महिला भी सामने आ गई। खुद शिकायत इसने दर्ज कराई है एमपी पुलिस में, और एमपी पुलिस भी इस बात का इंतजार कर रही है कि यूपी पुलिस आके उनसे बातचीत करेगी, संपर्क करेगी इस मामले में। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, दो मसले हैं जिसकी वजह से अभी एमपी पुलिस से यूपी पुलिस ने संपर्क नहीं किया है, क्योंकि कल पूरा परिवार हाई कोर्ट आ रहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पूरे परिवार के 5 लोग प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के जो डीजीपी हैं, एचएसओ हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। लिहाजा हाई कोर्ट में पेशी के बाद ही पुलिस अपना अगला कदम उठाएगी। हालांकि एसआईटी को इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, उनके पास कॉल डिटेल्स हैं, कई सारी तस्वीरें हैं, कई सारी बातें, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज हुई है, जो जांच हो रही है, उसको भी आगे वो बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात की सीबीआई ने चूंकि मामले को अर्पिता टेक ओवर कर लिया, सीबीआई को भी सारे कागजात, एफआईआर की कॉपी उनको सौंपनी है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, फंडिंग से लेकर पीएफआई, भीम आर्मी, नक्सल कनेक्शन, सारे दस्तावेज उनको देने हैं। तो सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का गृह विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट जो जांच कर रहा है, एसआईटी टीम, क्योंकि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार लखनऊ बेंच हाई कोर्ट की यहां पीड़ित परिवार को लाया जाएगा। 2 बजे कल 2 बजे उनको अदालत के सामने समक्ष प्रस्तुत करना। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार के बड़े अफसर भी मौजूद रहेंगे, तो जो डबल एजी हैं वो मौजूद रहेंगे, सरकार के डीजीपी, गृह विभाग के बड़े अफसर मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि अभी पुलिस ने अपने और कदम आगे नहीं बढ़ाए। हालांकि एसआईटी के पास इस बात के काफी सबूत हैं उस महिला को लेकर के, वो 5 दिन 6 दिन यहाँ जो रही, क्या उसने किया, कैसे लोगों को भड़काया, कैसे बयान बदला। तो अजीत भैया, आप हमारे साथ हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाथरस केस में एसआईटी की जांच में एक महिला का जिक्र आया, और एसआईटी के मुताबिक इस महिला के संबंध नक्सलियों से हैं, और ये महिला पीड़ित परिवार के घर में कई दिनों तक रुकी थी। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। एसआईटी के इस दावे के बाद जबलपुर की एक महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने वहां की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके फोन से छेड़छाड़ की जा रही है। इस महिला डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि वो जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं, वहां से छुट्टी लेकर हाथरस पीड़ित परिवार के पास गई थी और वहां 2 दिन रुकी। महिला डॉक्टर ने नक्सलियों से किसी भी तरह के संबंध और नकली भाभी होने की बात से इनकार किया, साथ ही किसी भी तरह की जांच का सामना करने की भी बात कही है। एसआईटी जांच में एक महिला का जिक्र आने पर खुद महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने सफाई दी, लेकिन उनकी इस सफाई से कई सवाल उठते हैं। महिला डॉक्टर पीड़ित परिवार के घर आखिरकार इतने दिनों तक क्यों रुकी? क्या महिला डॉक्टर ने खुद को पीड़ित परिवार का रिश्तेदार नहीं बताया? महिला डॉक्टर की पीड़ित परिवार से रिश्तेदारी नहीं तो छुट्टी लेकर क्यों आई? क्या हाथरस आने का मकसद सिर्फ परिवार की मदद करना था? सवाल ये भी उठता है कि क्या महिला डॉक्टर का छुट्टी लेकर हाथरस आने का मकसद कुछ और था? सवाल ये भी कि क्या परिवार की मदद का असली मकसद भी कुछ और था? यानी अमित, अभी सवाल तो देखिए यही है कि आखिरकार ये महिला कौन थी और ये महिला आखिरकार हाथरस छुट्टी लेकर क्यों आती है? जी हाँ, बिल्कुल, और छुट्टी लेकर आती है और 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वो महिला यहाँ पर रुकती है। इस दौरान 22 तारीख को जब पीड़िता की मौत होती है तब वो यहाँ से निकल जाती है। इस बारे में मेरी गांव के सदस्यों से भी मुलाकात हुई, गांव के लोगों से जब मैंने बातचीत की कि उस दौरान उन्होंने उस महिला को देखा या नहीं, तो महिला को लेकर गाँव के लोग भी पूरी तरीके से सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं आपको अपडेट दे दूँ अर्पिता कि दोपहर बाद किसी भी वक्त यूपी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुँच सकते हैं और उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को लेकर वो लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये जो है वो पीड़ित परिवार का घर है और पीड़ित परिवार का घर है, और दूसरा मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, वो संदीप का घर है। एक आरोपी संदीप और रामू जो कि फिलहाल इस वक्त बंद है अलीगढ़ जेल में। तो दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है लवकुश का घर है और ये घर काफी नजदीक है सभी आरोपियों का, क्योंकि मैं
मैं आपको ये नजारा इसलिए दिखा रहा हूं अर्पिता, क्योंकि जब आज सुबह मेरी गांव के सदस्यों से बात हो रही थी, गांव के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि इनकी पुरानी रंजिश है और इसी रंजिश की वजह से जो है इन आरोपियों का नाम, ऐसा गांव वालों का दावा है, काफी बुजुर्ग जो कि उम्रदराज लोग हैं इस गांव की, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। ये आरोपी लवकुश का घर है, तो वो इस तरीके की बात कर रहे थे कि पुरानी रंजिश है और ये पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, खेत को लेकर लड़ाइयाँ हो चुकी है, खेत में लड़ाइयाँ हो चुकी है, पशुओं को खाना कहाँ खिलाया जाए, उनका पानी कहाँ पिलाया जाए, उस जगह को लेकर भी लड़ाइयाँ हो चुकी है। तो इस तरीके का नजारा है। तो फिलहाल आपको बताऊं कि यूपी पुलिस और पीएससी के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। 8 सीसीटीवी कैमरे कुल लगा दिए गए हैं इस वक्त इस गांव के अंदर और पीड़ित परिवार के घर के अंदर, घर के गैलरी में। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के पुलिस यहाँ पर हर जगह पर तैनात है। मैं देखिए आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए ये तस्वीर यहाँ पर किस तरीके से, ये जो एंट्री दरवाजा है पीड़ित परिवार का, ये एंट्री है और यहाँ पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, पीएससी के जवान तैनात है। कुछ इसी तरीके का नज़ारा गांव के हर तरफ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी दोपहर बाद किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और वो जो है पीड़ित परिवार को लेकर जाएंगे। मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक नज़ारा देखिए किस तरीके से महिला फोर्स, पुरुष फोर्स और जितने भी सदस्य पीड़ित परिवार के घर पे हैं, हर सदस्य के साथ शैडो के तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी के जवान तैनात रहते हैं। तो ये देखिए अमित रहिए आप हमारे साथ। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जबलपुर की इस महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी सफाई में क्या कहा। कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी, मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फ़ोन पे किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊँगी आज मैं बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है, जो मेरी आईडी से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फ़ोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है। तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है। और कनेक्शन और फंडिंग, साथ ही नक्सल कनेक्शन को लेकर भी एसआईटी की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। थाने पर तैनात तत्कालीन पुलिस कर्मियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और एसआईटी की पूरी जांच को भी सीबीआई अपनी जांच में करेगी शामिल। सीबीआई 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक की घटना पर जांच शुरू करेगी और जल्द हाथरस पहुंचेगी। सीबीआई के रडार पर कई संदिग्ध होंगे। सीबीआई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यानी अब सीबीआई करेगी इस पूरे मामले की जांच? बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि देखिए सीबीआई अब नोटिफिकेशन मिलने के बाद अब अपनी जांच शुरू करेगी, क्योंकि अब जो पहलू होंगे, जितने भी तथ्य होंगे, जितने भी गवाह होंगे, ये सब अब सीबीआई के रडार पर होंगे और सीबीआई कोशिश करेगी कि ये सभी अब उनके पास रहें। क्योंकि इससे पहले ही 3 दिन पहले हमने दिखाया था कि 40 गवाह जिन्हें एसआईटी ने अपने पास लिया था, इन सब गवाहों की लिस्ट भी सीबीआई मांगेगी। उसके साथ ही अब तक का जो भी 14 सितंबर से लेकर 29 तक जो कुछ भी घटनाक्रम रहा, जहाँ पर भी जो गवाह रहे, जो लोग मौजूद थे, चाहे वो घटनास्थल पर हो या फिर उसके बाद घर पर, ये सभी सीबीआई के रडार पर रहेंगे। क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की एक तह तक पहुंचेगी। लेकिन कई सवाल ऐसे भी रहेंगे जहां पर सीबीआई को उलझना होगा या सीबीआई उलझेगी। वो ये कि आखिर किसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, कौन गैंगरेप का आरोपी है, क्योंकि 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी भी मेडिकल रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में दूसरी तरफ दिशा मोड़ दी है। यानी मेडिकल रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि उसमें किसी भी तरह से गैंगरेप या रेप की कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो सीबीआई के लिए कई पहलू होंगे जांच के लिए, लेकिन सभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो हर जांच को परख कर और इस पूरे मामले में जांच शुरू करेगी। देखना ये होगा कि कब ये टीमें वहाँ पहुँच पाती हैं। जी बिल्कुल अजीत, और यही देखना होगा कि टीम कब पहुंचती है। लेकिन देखिए सीबीआई के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि इतने दिनों में देखिए कितने कनेक्शन सामने आए, नक्सल कनेक्शन सामने आया, फंडिंग की बात आई, भीम आर्मी का नाम आया, तमाम ऐसे पहलू सामने आए जो दिखाते हैं कि एक बड़ी साजिश थी।
देखिए बिल्कुल अर्पिता, जितनी भी जांच एसआईटी ने अब तक की है सीबीआई को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही जो यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसे भी सीबीआई को सौंपा जाएगा। तो कई सारी चुनौती भी सीबीआई के सामने होगी। 14 तारीख से 22 तारीख तक का जो इंसिडेंट था, कैसे कैसे जो उसकी एफआईआर थी वो बदली, कैसे कैसे नाम बढ़ा, कैसे कैसे धाराएं बढ़ी, इन सब की जांच होगी। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त के जो तत्कालीन अफसर हैं, वो चाहे एसएचओ हो, सीओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, उन सब से पुलिस कर्मियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी। जिन 40 लोगों को एसआईटी ने नोटिस देकर किया है, सम्मन किया, पूछताछ कर रही है, वो उनसे भी सीबीआई रूबरू होगी। तो कई सारे ऐसे मामले जो मथुरा में एफआईआर दर्ज हुई है, जो हाथरस में एफआईआर दर्ज हुई है, लखनऊ में हाथरस केस को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है कि इसमें फंडिंग हुई, जो हवाला कारोबारी पकड़ा गया है, करोड़ नगद मिला, 5.5 लाख की विदेशी करेंसी मिली, पीएफआई और भीम आर्मी के जो कनेक्शन थे, वेबसाइट जो हाथरस जस्टिस फॉर हाथरस की वेबसाइट बनी रातों रात, पहचान छुपाकर दंगा करने की किस तरह से साजिश की गई, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो एसआईटी ने अपनी जांच में शामिल किया, यूपी पुलिस ने शामिल किया। ये सभी बातें सीबीआई को सौंपी जाएगी और यूपी सरकार बाकायदा जो एफआईआर दर्ज है उसको भी सौंपा जाएगा। तो सीबीआई के सामने बड़ी चुनौतियों की, इतना आसान नहीं होगा इस मामले को सुलझाना, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष की बात हो रही है, जिस तरह लगातार एसआईटी जांच कर रही है, तो सीबीआई को एक लंबा वक्त भी लगेगा। हालांकि अब सीबीआई नोटिफिकेशन के बाद, जैसा दीपक बता रहे थे, कि अब उसको टेक ओवर कर लेगी। और लखनऊ की जो सीबीआई यूनिट है, कहा जा रहा है, जो हमारी सीबीआई के से बात हो रही थी कुछ उनके अफसरों से, उनका साफ तौर पर कहना था कि लखनऊ की यूनिट से ज्यादा संभावना है कि लखनऊ की जो सीबीआई की यूनिट है वो हाथरस केस की ठीक है अजीत, मैं आ रही हूँ अमित के पास। अमित, कोई अपडेट आज क्या होने वाला है, कौन कौन पहुंचने वाले हैं, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, आज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। खुद डीआईजी सलभ माथुर जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और दोपहर बाद वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। पहुंच इसलिए सकते हैं क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, सभी सदस्यों को उनको लेकर लखनऊ जाना है, क्योंकि इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है वो इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करेगी। और तो संभावना यही है कि आज दोपहर में ही वो यहाँ से दोपहर या दोपहर के बाद वो निकल जाएंगे, ताकि रात में जो पीड़ित परिवार है वो लखनऊ में ही आराम करे और सुबह जब सुनवाई हो तो वो पूरे फ्रेश तरीके से रहे और उनको जो बातें कोर्ट के सामने रखनी हो वो कोर्ट के सामने रखें। यहाँ पर मैं आपको अर्पिता एक कंट्रोल रूम दिखा रहा हूं, जो यहाँ पर कंट्रोल रूम यूपी पुलिस ने बनाया हुआ है और किस तरीके से वो निगरानी रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगी कि कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, कैमरा 6, कैमरा 7, कैमरा 8 कैमरे हैं। और जो ये सबसे बड़ी ये जो तस्वीर आप देख पा रही है सीसीटीवी कैमरे की, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर है पीड़ित परिवार के घर के अंदर की तस्वीर है, आंगन की तस्वीर है। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं बाहर की खेत की तस्वीर है, मेटल डिटेक्टर वाली तस्वीर ये है, ये बाहर की गैलरी की तस्वीर है, ये सड़क, ये दो सीसीटीवी 3 सीसीटीवी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सड़क की है कि सड़क से कौन दाखिल हो रहा है गांव के अंदर, कौन बाहर जा रहा है, हर तरफ के एंट्रेंस का। तो इस तरीके से यूपी पुलिस जो है पूरी तरीके से सख्त है। यूपी पुलिस जो है लगातार पीएससी के जवान, यूपी पुलिस के जवान जो लगातार इस गांव में तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठे थे सुरक्षा को लेकर। हाथरस के जिस गांव में वारदात हुई, वहां के लोगों ने दावा यह किया कि आरोपियों के परिवार और पीड़ित के परिवार में पुरानी रंजिश थी और इसके लिए पुलिस केस भी दर्ज हुआ था। संदिग्ध महिला की भूमिका पर लोगों का कहना है कि जांच में सब सच सामने आ जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीड़ित परिवार के गांव के अंदर और मेरे साथ काफी गांव वाले यहां पर मौजूद हैं। यूपी पुलिस के जवान, महिला फोर्स भी यहां पर मौजूद है। लगातार जो है चप्पे चप्पे पर इस गांव के अंदर जो है यूपी पुलिस तैनात है। आज पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में लखनऊ ले जाया जाएगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और 5 सदस्य जो कि पीड़ित परिवार में हैं वो सभी सदस्यों को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारी डीआईजी माथुर इस वक्त हाथरस में है और वही उन्हीं की निगरानी में इन सभी परिवार को लेकर लखनऊ जाएगी यूपी पुलिस। गांव के सदस्य हमारे साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रिश्ते कैसे थे जो ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लव कुश जो अभी अलीगढ़ जेल में बंद है, संदीप और जो पीड़ित परिवार, उन लोगों का रिश्ता कैसा था? रिश्ता का उनको वो तो अपनो पारिवारिक रिश्ता कैसे थे सबके? तो जे ठाकुर है तो अलग अलग, जो तो परिवार अलग अलग हैं और जे जाते जो लव कुश तो का है जाके वह घूरे के पीछे लड़ाई है वो करिए और कछु ना है। कि जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है कि 16 से 22 तारीख तक एक महिला आके पीड़ित परिवार के घर पे रुकी, आपको जानकारी मिली इसकी? हाँ भैया, घूमट मार के बोन तो बहुत हुई, ने कना को तो बेजा बोनती सबसे ज्यादा भौजाई बनती कि हम भौजाई।
इतनी तो हमेशा लय भौजा ही बनती। इस बीच गांव की महिलाएं जो उनके घर में जाती थी, कोई ना जाती। हाँ? कोई नहीं जाती है उन्हें घर। उनके घर कोई नहीं जाती है? नहीं। रिश्ते सबके साथ ठीक नहीं है, मतलब जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में, जिस तरह ये गलत भय गलत हुए हैं। गलत भय सब बालक। और रिश्ते भी सही नहीं है? नहीं, गलत भय। ये बालक बिल्कुल निर्दोष हैं। ये सब गलत बात है कि जी भयो को कुछ ना है। ये सब जिन्हीं को बनाया भाव ये सब। मुझे ये बताइए, ये जो बयान बदला गया, 14 तारीख को बयान हुआ मारपीट का, 16 को फिर बयान बदला गया पीड़ित परिवार की तरफ से, 19 तारीख को बयान बदला गया, फिर 22 तारीख को बयान बदला, फिर 22 तारीख को गैंगरेप का बात आया सामने। आखिर ऐसा क्यों लगता है, क्या चर्चा है? अब जी तो भैया कोई जाने घर की कि जी कहा नाटक तो चो जाए रोए, जाने कोई सिके रोए उन्हें कि कोई जी कहा नाटक जान तो भैया कोई जाने, वो भगवान जानते हो। हमें ना चली कसी जा कहानी की। मतलब पारिवारिक रिश्ते सही नहीं थे उन लोगों का। हाँ। बहुत पुराना लड़ाई चल रही थी। हाँ, लड़ाई तो बला दिन थी। वो जमीन के सामने जो पहले तो यहाँ खेत पे भैया, जहाँ खेतों को आगे पीछे यहाँ पानी पियावे आए हुए पोखर पे पसुनने, तो यहाँ गुआने गाड़ी दई गुआने गुन्ने वाते मारपीट कर दई। और खेत में भी मारपीट हुआ है? हाँ, यहाँ खेत पे भाई मारपीट हो तो बहुत दिन पहले की बात है। अब की ना 2-3-4 वर्ष रह चुकी बात है, 4-5 है गई हुई। खेत में भी मारपीट हुआ था 3-4 साल पहले? हाँ, अरे 4 साल है कि ज्यादा है गई मिंदा को तो केस खत्म है वो। अच्छा, केस हुआ था इसके लिए? हाँ, पुलिस में? हाँ, पुलिस में केस भाई केस खत्म है वो। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।